चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया की तरफ। हमारी हिस्ट्री का ये चैप्टर वो सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू है। हमने सेकंड चैप्टर में, याद हो आपको, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में समझा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, उसमें कौन जीता कौन हारा था। जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड जो हुआ था ना, वो हुआ था जर्मनी के साथ। कि जब वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज बने थे, अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन, कि जिसमें जर्मनी के साथ जो भी देश थे ना, वो सभी देश अमेरिका के आने से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई, तो उसके आने से जर्मनी के साथ जितने भी देश थे उन सब ने पार्टी बदल दी और सब दूसरी तरफ चले गए और जर्मनी आखिरी में अकेला रह गया था। ये सेकेंड चैप्टर में हमने डिटेल में समझा था ये सब चीज़ें। और जर्मनी बहुत बुरी तरह से हार चुका था कि उसके बाद पेरिस में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल मतलब कि एक एग्रीमेंट बना कि जिसमें जर्मनी हारा ना, तो उसके साथ ज़बरदस्ती उसे एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि इस वॉर में जितना भी खर्चा हुआ है तो उतना खर्चा उस जर्मनी को देना पड़े। 6.5 बिलियन डॉलर का खर्चा वो जर्मनी के सिर पर पड़ा। इसके अलावा जर्मनी से कितने सारे दूसरे भी एग्रीमेंट करवा दिए। तो उस वक्त हमने देखा था कि जर्मनी को अंदर ही अंदर गुस्सा था कि बस एक बार मौका मिले ना तो वो फिर से पूरी दुनिया को दिखा देगा। मतलब एक तरफ समझो कि क्या कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है ना, वहाँ से एक छोटी सी चिंगारी तो उठ चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले तो वो देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कैसे हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बरोबर। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चैप्टर का नाम है ना टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, फिर एक नई दुनिया बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर जो चेंजेस किए गए कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था। क्या बना? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था बनी थी, जो संस्था इसलिए बनी थी कि अब सब देश मिलजुल कर रहेंगे और कोई भी देश है एक दूसरे से अब लड़ाई नहीं करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनी। लेकिन वो फेल हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ना, उल्टा और बड़ा और बुरी तरह से हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जो यूनाइटेड नेशन आज तक काम कर रहा है और उनकी वजह से आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो वो कैसे बना वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। कहते हैं ना न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, ये ऐसे बनी थी। लेकिन पहले हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक है ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। के दो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइमिंग था ना, उस टाइमिंग में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में। देखो, एक अंदाजे से बता रहा हूँ, या सिर्फ सुनना, पहले वो टॉपिक आप लोग ध्यान से सुनते जाना सिर्फ इस चैप्टर में। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई थी ना, तब वो अप्रोक्सीमेट 1914 से शुरुआत हुई थी और 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ। मतलब 5 साल तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आप जानो ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1939 में। 1939 में उसकी शुरुआत हुई और 1945 में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ। 1945 में, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इससे भी बड़ा हुआ था, ये 6 साल तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये जो बीच का टाइमिंग था ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1919 को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ 1939 को, तो ये जो 20 साल का टाइम था ना बीच में, 20 ईयर्स, इन 20 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए पूरे वर्ल्ड में, ये हमारा पहला टॉपिक है कि ग्लोबल ट्रेंड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर, कि इन दो वर्ल्ड वॉर के बीच में पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है फैसिज्म इन इटाली। फैसिज्म इन इटाली, तो देखो पहले इटाली के बारे में हर एक, है ना, छोटी छोटी स्टोरी के हिसाब से समझना कि क्या हुआ था। पहले इटाली के बारे में समझे, तो इटाली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था ना, तो वो उसी पार्टी में था जो पार्टी जीत रही थी। इंग्लैंड, अमेरिका और उनके साथ ही ये इटाली हमेशा से था, ठीक है। लेकिन
लेकिन जब जो है वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो जो भी जीती हुई पार्टी थी उन सबको अच्छा खासा समझो इनाम, कुछ जो है वो कुछ क्या कह सकते हैं एरियाज उनके कब्जे में आ रहे थे, तो ये सब इटाली को भी मिलना चाहिए ना। इंग्लैंड और दूसरे देश जो जीते थे तो उन्होंने जर्मनी से बहुत सारा फ़ायदा ले लिया था। लेकिन इटाली जब जीता ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये भी जीता, तो इसे बाकी के देशों ने इग्नोर कर दिया और इटाली को जो है वो इग्नोर करके अलग कर दिया, उसे जरा सा भी फायदा नहीं मिला। उल्टा इटाली का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो खर्चा हुआ ना, कि उसे 12 बिलियन डॉलर का जो है वो खर्चा हुआ। इसके अलावा 6 लाख से ज़्यादा जो है वो इनके सैनिक मारे गए इटाली में। तो ये सब खर्चा भी तो इसके सिर पे ही पड़ा ना। अब जो वर्ल्ड वॉर जीता तो उसे होना तो चाहिए ना कि भाई मुझे भी जो है वो क्या कह सकते हैं कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। आप लोग कोई भी जब गेम खेलते हो, कोई भी क्रिकेट फुटबॉल या कोई भी, तब उस वक्त जो है वो पूरी टीम एक साथ होती है ना। अब उसमें जब टीम जीत जाए और उसमें से कोई एक प्लेयर को जो है वो इग्नोर कर दिया जाए कि नहीं नहीं तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं, ये तो भाई हमारी वजह से टीम जीती है, तो ऐसा होता है। अब टीम तो पूरी साथ में थी ना, हर किसी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो होता ही है ना, तो फायदा तो सबको मिलना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ वर्ल्ड वॉर में भी हुआ कि जो इटाली के साथ जो पूरी टीम थी ना, जो पूरा ग्रुप था, उस उन लोगों ने इटाली को इग्नोर कर दिया। तो इसकी वजह से इटाली को आया गुस्सा कि, और जो इटाली की जो पब्लिक थी, इटाली के जो लोग थे, उन लोगों ने जो है वो गुस्से में इटाली के गवर्नमेंट को ही क्या कह सकते हैं कि भला बुरा कहने लगे कि हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है कि उन्होंने जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई सब देशों ने इटाली के साथ धोखा किया है। तो इसी वजह से इटाली ने उसी वक्त अपने यहाँ पर एक नई कम्युनिटी बनाई। नई कम्युनिटी मतलब एक नई टीम बनाई जिसका नाम रखा फैसिस्ट टीम। फैसिस्ट, और वो जो वर्क करते थे ना उसे फैसिज्म कहा जाता था। अब ये फैसिज्म का मतलब क्या, तो फैसिज्म एक इटाली वर्ड ही है कि जिसमें फैसिज का मतलब होता है कि हर हर चीज़ पे अपना कब्जा करना, हर चीज़ पे अपना कब्जा होना चाहिए। इटाली की जो इच्छा थी कि उसे जो है वो कुछ एरिया उसके हाथ में मिलने चाहिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके हाथ में भी कुछ हिस्से होने चाहिए। तो इसकी वजह से इटाली ने ये एक नई कम्युनिटी बनाई, नई एक टीम बनाई, और उसमें जो है वो उन्होंने बाकी के देशों के ऊपर, छोटे छोटे देशों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। इनकी जो टीम थी ना, इनकी जो सेना इन्होंने बनाई, ये फैसिस्ट सेना, वो सेना ज़्यादातर एकदम ब्लैक टाइप के जो है वो कपड़े पहनते थे। आप लोग जो वो मिलिट्री की ड्रेस आप सबको पता है, लेकिन वो मिलिट्री की ड्रेस एकदम ब्लैक में। और इन्होंने इटाली ने फिर उस सेना के साथ आसपास के कितने एरियाज में अपना जो है वो कब्जा किया। उसके हेड थे, इसके हेड थे जिसका नाम था मुसोलिन। मुसोलिन ये इटाली के उस वक्त के हेड थे। वो मुसोलिन जब जो है वो क्या कहते पावर में आए, उनको जब पावर मिला, तो उन्होंने उन्होंने मिड ओशन के रोडस और डोडिकानीज, इन आइलैंड्स के ऊपर अपना कब्जा किया। इसके अलावा अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम नाम के भी छोटे छोटे आइलैंड थे, पोर्ट थे, इस पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ये इटाली ने जो है वो जो कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसके साथ जो गलत हुआ, तो उसका बदला लेना इसने शुरू किया। अब बात ऐसी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन बना था। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लीग ऑफ नेशन क्यों तैयार हुआ था, कि अब आगे से कभी कोई लड़ाई करेगा नहीं। लेकिन ये इटाली ने जैसे शुरुआत की ना, कि इटाली ने दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, मतलब लीग ऑफ नेशन की बात इसने नहीं मानी। तो इसका मतलब ये इटाली की वजह से भी कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो रीज़न थे ना उसमें ये इटाली भी आता है, बराबर ना। इसके बाद तो दूसरा तो वो आता है नाजिज्म इन जर्मनी। दूसरा जर्मनी। अब जर्मनी तो मेन रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ये इटाली तो था ही लेकिन मेन रीज़न तो जर्मनी ही था, ठीक है ना। क्योंकि जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत गलत हुआ था ना गलत उसके साथ, कि जर्मनी को एक तो इतना बड़ा उसके ऊपर फाइन रख दिया, $6.5 बिलियन का फाइन।
और इसके अलावा उसके कितने सारे एरिया वो अपने कब्जे में कर लिए उन्होंने। तो फिर उनकी वजह से जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जर्मनी उस कंट्री की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि समझो कि कहते हैं ना कि उनके पास तो खाने पीने के भी वांदे हो गए थे। इतनी हालत ख़राब हो गई थी जर्मनी की। और इस जर्मनी में उस वक्त वहाँ के लोग बहुत गुस्से में थे। वहाँ की जनता, वहाँ के लोग बहुत गुस्से में थे। वो सरकार को कह रहे थे कि जो पूरी दुनिया ने हमारे साथ गलत किया है ना, उसका बदला लेना ही चाहिए। और इसी वजह से उस वक्त एक नया जो है, क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी बनी, नई टीम बनी। जैसे इटाली में टीम बनी ना, वो फैसिस्ट टीम, वैसे ही यहाँ पे जर्मनी में टीम बनी, नाजी नाजी कम्युनिटी बनी। ये नाजी कम्युनिटी जो काम करती थी उसे नाजिज्म कहते हैं, जो है ना नाजिज्म इन जर्मनी, कि ये नाजी कम्युनिटी बनी। नाजी कम्युनिटी का मेन काम यही था कि भाई अपने हक, हमारे जो भी राइट्स हैं उन्हें फिर से लेना, हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लेना। इस नाजी कम्युनिटी के पहले लीडर बने थे, वो थे हिंडेनबर्ग। वही नाजी कम्युनिटी के पहले लीडर थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद वहाँ पे इस जर्मनी के लीडर बन गए, वो थे हिटलर। आप सबने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, ठीक है ना। वो हिटलर, वो उस वक्त जर्मनी के लीडर बने। और हिटलर ने जो अपने रूल्स वहाँ पे तैयार किए ना, कि जिनके बाद जो है वो उन्होंने इतने स्ट्रिक्टली जर्मनी को चलाया था। हिटलर जितने साल वो जर्मनी में रहे, उन्होंने इतने स्ट्रिक्टली जर्मनी को चलाया था कि बाकी के सभी देश वो हिटलर को एकदम क्रूअल मानने लगे थे, एकदम बुरा मानने लगे थे, बाकी के देश। लेकिन जर्मनी के जो लोग थे ना, वो हिटलर को अपना भगवान मानते थे, कि जर्मनी के साथ जो जो बुरा हुआ है ना, उसका बदला लेने के लिए ये हिटलर आया था। तो इसकी वजह से जर्मनी के लोग तो उसे भगवान मानते थे, लेकिन पूरी दुनिया वो उसे बहुत बुरा मानती थी। जर्मनी जर्मनी में जो हिटलर ने अपनी सेना तैयार की ना, वो सेना अक्सर कैसे कपड़े पहनती थी, आप लोगों ने जैसे मिलिट्री की ड्रेस देखी है, ठीक है। तो ये जर्मनी के जो मिलिट्री पर्सन्स थे, वो लोग ब्लू कलर की मिलिट्री की ड्रेस पहनते, अपने शोल्डर के ऊपर एक लाल कलर की पट्टी बांधते थे, और उनकी ड्रेस पर एक स्वस्तिक जैसा निशान होता। आप लोग जैसे स्वस्तिक बनाते हो ना, ठीक है ना, वो गणेश का जैसे निशान आता है, तो वैसे उल्टे स्वस्तिक जैसा निशान उनकी ड्रेस पर होता था। हाँ, जर्मनी की मिलिट्री ड्रेस के ऊपर। हिटलर जब तक जर्मनी में रहा तो उसका जो है वो मकसद यही था कि जर्मनी को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ वॉर चाहता था। उसे लड़ाई करना पसंद था। जो उसकी बात न माने तो उसे सीधा मार दिया जाता था, कोई ऑप्शन नहीं। हिटलर सच में इतना क्रूअल था कि वो उसकी बात जो नहीं मानता था उसे वो बिना सोचे मार देता था। और हिटलर की जो है वो समझो सोच ऐसी थी कि उसकी कम्युनिटी के लोग, मतलब जो जर्मनी के जो जर्मन पीपल थे, बस जर्मन पीपल को ही जो है वो अपना सपोर्ट देना है, और बाकी सब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बिल्कुल भी केयर नहीं करना। ये जैसे हिटलर का रूल हो गया था। खासकर जो क्रिश्चियन, जो यहूदी, जो जिप्सी, ठीक है, ऐसे जो अलग अलग कम्युनिटी के उस वक्त लोग थे ना, हिटलर उन सबके स्ट्रिक्टली खिलाफ था। उसका एक ही मकसद था कि इन सबको ख़त्म करना है। और हिटलर के ऐसे रूल की वजह से जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला ना, तो तब तक तो उसने लाखों लोगों को मार दिया था। हिटलर ने अकेले अपने रूल के अकॉर्डिंग लाखों लोगों की जान ले ली थी। इसकी वजह से तो आज तक हिटलर का नाम वो सबसे बुरे बुरे लोगों में माना जाता है ना, ठीक है ना। हिटलर जो है वो वहाँ के लोगों के लिए भले ही भगवान था, जर्मनी के लोग उसे भगवान मानते थे कि ये जर्मनी को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आया है, इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं वो सही हैं। लेकिन पूरी दुनिया के नज़रिए से देखा जाए ना, तो हिटलर ने लाखों लोगों की जान ली थी। हजारों भी नहीं, लाखों लोगों को मारा था अकेले हिटलर ने। तो इसकी वजह से दुनिया के सबसे क्रूअल जो है वो पर्सन में से ये हिटलर को माना जाता है, बरोबर।
वो जिस तरह से लड़ाइयाँ करता था, जिस तरह से दूसरे देशों के ऊपर अपना कब्जा करता था, जिस तरह से प्लानिंग करके लोगों को धोखा देता था, दूसरे देश के लोगों को भी धोखा देकर वो देश अपने कब्जे में कर लेता था। तो इन सब की वजह से भी कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न ये जर्मनी ही था। जर्मनी और उसमें हिटलर की पॉलिसी, उनकी वजह से ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई थी। ठीक है। इनके बाद दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है मिलिट्रियलिज्म इन जापान। अब जापान की स्टोरी समझे कि जापान में क्या हुआ था। इटाली में जैसे समझा, जर्मनी में समझा, अब जापान में। तो जब जब जो है सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब उस वक्त जापान भी जीते हुए देशों के साथ था, जीते हुए देशों के साथ था। और उसमें भी जैसे इटाली को इग्नोर कर दिया ना, हमने इटाली को समझा ना कि उसको जैसे इग्नोर कर दिया, उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, वैसे ही जापान को भी जो है वैसा फ़ायदा नहीं मिला। जापान को भी वैसा फ़ायदा नहीं मिला। जापान को ये प्रॉमिस किया था, ठीक है, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, इन देशों ने जापान को प्रॉमिस किया था कि जर्मनी के और चीन के कुछ हिस्से वो तुम्हारे नाम पे किए जाएंगे। ऐसा इसको प्रॉमिस किया था जापान को, लेकिन वो प्रॉमिस उन्हीं लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, उन्हीं लोगों ने जो है वो तोड़ दिया। उल्टा और भी उनको कुछ नुकसान भरना पड़ा, जापान को अपना नुकसान भी हुआ। तो इसकी वजह से जापान की गवर्नमेंट और जापान के लोग भी गुस्से हो गए कि ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और वहाँ पर भी फिर से जो है वो एक नई कम्युनिटी, एक नई सेना तैयार हुई। ठीक है। और वो जो सिर्फ सेना से काम करते थे, वो अपनी मिलिट्री के अकॉर्डिंग चलते थे। वहाँ पे जापान में जब दूसरी बार इलेक्शन हुए ना, होता है ना वहाँ अभी भी, जैसे हर 5-5 सालों में इलेक्शन होते हैं, उस वक्त जब जापान में इलेक्शन हुए तो लोगों के पास दो ऑप्शन थे कि या तो गवर्नमेंट को कहना, नई गवर्नमेंट बनाना जो देश को चलाए, या तो मिलिट्री को वोट करो कि मिलिट्री देश को चलाएगी। मिलिट्री रूल, पूरे देश में कैसा रूल, मिलिट्री रूल। आप इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट चलती है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इमेजिन करो अगर पार्लियामेंट्री ना हो और यहाँ पे मिलिट्री रूल हो तो मिलिट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स, वो जैसे बोले वैसे ही पूरे देश में चलेगा। तब उस वक्त भी जापान के लोगों के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो नई सरकार बनाएंगे या तो मिलिट्री को वोट देंगे। और जापान में ज़्यादातर लोगों ने मिलिट्री को वोट दिया कि भाई सरकार हमारे देश को बरोबर नहीं संभाल रही है, हमारे देश के साथ बहुत गलत हुआ है, अब उसका बदला लेने के लिए मिलिट्री को ही देश संभालना चाहिए। इसकी वजह से जापान में शुरुआत हुई ये मिलिट्रियलिज्म की। और जब से जापान में ये मिलिट्रियलिज्म शुरुआत हुआ ना, उसके बाद जैसे जापान को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। जापान ने आसपास के कितने सारे इलाकों में अपना कब्जा करके वहाँ पे भी मिलिट्री सिस्टम शुरुआत कर दी। जैसे कि जापान ने आसपास के एरिया में मंचूरिया, इसके अलावा कोरिया, मंगोलिया, सांटुंग और चीन के कुछ एरिया उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो ये जापान भी हर एक देश को कब्जे में किया। मतलब जो वो लीग ऑफ नेशन का जो रूल था ना कि अब कोई दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा, वो रूल जापान ने भी नहीं माना। मतलब जापान भी एक रीजन बना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट आता है ना, वो आता है ग्लोबल डिप्रेशन 1929 टू 32। ग्लोबल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या कहते हैं, मंदी, महामंदी। आप लोगों को तेजी और मंदी के बारे में तो पता ही है ना। मार्केट में, हर बाजार में हर कोई जब कहता है ना यार बहुत मंदी चल रही है, बहुत मंदी चल रही है, सबने सुना होगा ना। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में लोगों के पास जैसे पैसों की कमी हो चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग जो है जो बिजनेस चलता है ना वो बिजनेस को बरोबर नहीं चला पा रहे हैं, तो वो मंदी जैसे कह सकते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, उसके कुछ सालों बाद अब सबने ये सोचा था कि अब क्या कह सकते हैं, अब पूरे वर्ल्ड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब प्रॉब्लम्स जितनी भी है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अचानक 1929 में 1929 में अमेरिका का जो शेयर मार्केट था, अमेरिका का शेयर मार्केट जिसे जो है वो वॉल स्ट्रीट कहते हैं,
उस वॉल स्ट्रीट में बहुत सारे चेंजेस हुए, सडनली बहुत चेंजेस हो गए। उन चेंजेस की वजह से उस शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गया। अब आप लोगों ने शायद शेयर मार्केट के बारे में सुना हो या नहीं सुना हो। शेयर मार्केट हर कंट्री में होता है और हर कंट्री का समझो कि मेन इकोनॉमी जो पूरा देश जैसे चलता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में इस शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं, मतलब समझो अपने पैसे लगाते हैं, फिर वो पैसे पूरे देश में घूमते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा सिस्टम है। तो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है ना, वहाँ की वॉल स्ट्रीट जो कहलाती है, वो शेयर मार्केट वो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट करता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है कि उसका शेयर मार्केट सिर्फ अमेरिका में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट करता है। तब उस वक्त 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो गई। लोगों ने शेयर मार्केट में से सब पैसे निकाल दिए। शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से टूट गया, बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो गया और जिसकी इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हुई। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन मतलब कि मंदी आने लगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मंदी कहलाती है। महामंदी उस वक्त कहते थे, ग्लोबल डिप्रेशन। दुनिया का कोई भी देश बाकी नहीं था कि जिस देश में ऐसी मंदी न आई हो। इंग्लैंड जैसी कंट्री को भी इसका जो है वो समझो इफेक्ट हुआ। इंग्लैंड जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसे भी इस मंदी को सहन करना पड़ा। अमेरिका जैसी, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज को, हमारे भारत में भी इस मंदी का बहुत असर हुआ। 1929 से 1932 तक 3 साल तक ये मंदी चलती रही और पूरे वर्ल्ड की हालत उसमें ख़राब होने लगी। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहले ही सबकी हालत ख़राब थी, लोगों के पास पैसों की पहले ही कमी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब ये मंदी आ गई ना, तो उसकी वजह से लोगों की हालत और ख़राब हो गई। और आपको पता है ना, लोगों के पास जब पैसे नहीं होते ना, तो वो लड़ाई का सबसे पहला रीज़न बन जाता है। सबसे मेन रीज़न यही बनता है लड़ाई का कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गई कि इनके पास पैसे नहीं थे पहले ही सब देशों के पास, और ऊपर से मंदी आ गई ना, तो सब देश और ज़्यादा गुस्से में हो गए, और ज़्यादा चिढ़ गए। तो ये जैसे महामंदी आई, ग्लोबल डिप्रेशन आया, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न बन गया ना। ये मंदी का असर इतना था कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग थी, जो बिजनेस था, सिर्फ एक देश का नहीं लेकिन पूरी दुनिया का बिजनेस जैसे आधे से भी कम हो गया था। लोगों के पास पैसों की कमी, खाने पीने की कमी। हमारा इंडिया भले ही दोनों वर्ल्ड वॉर में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये मंदी की असर हमारे इंडिया में भी बहुत बुरी तरह से थी। और पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो जैसे जर्मनी जैसे देश थे जिनके पास पहले ही खाने पीने की कमी और ऊपर से ये मंदी आ गई। दूसरे इटाली, या फिर जो है वो छोटे, ये क्या कह सकते, जापान जैसे, चीन जैसे जो जो देश कि ये सब भी मंदी के समझो जाल में फंस गए। और ये सब क्या मानते थे कि भाई मंदी जो है वो इस अमेरिका की वजह से ही आई है, कि वही इसका मेन रीज़न है। तो लोगों को उनके ऊपर भी गुस्सा था कि अमेरिका ने जानबूझकर इतनी बड़ी मंदी जो है वो बनाई है और अब वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। इनकी वजह से वो सब भी इस मौके में थे ना, कि जब मौका मिलेगा तो वो इससे भी बदला लेंगे। तो देखो, ये सब छोटे छोटे रीज़न थे कि जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर की तैयारी हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हुई। अब उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे एक्चुअली शुरुआत हुई और उसमें कैसे ख़त्म हुआ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बातें अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।